हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है फैक्ट्स वाला पलाश में। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता के इस हुंकार से हिल रही अपनी कुर्सी को आखिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के शस्त्र से कैसे बचाया और इसके खिलाफ बोले जाने वालों का क्या हर्ष किया, आज मैं आपको 48 साल पहले के लिए चलता हूं और दिखाता हूं सियासत का सबसे काला अध्याय। 1971 के चुनावों में उम्मीदों से भरी जनता ने भारी जीत दिलाकर इंदिरा गांधी को फिर से देश की प्रधानमंत्री बनाया। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. लेकिन देश की प्रॉब्लम्स इंदिरा गांधी की सरकार हैंडल नहीं कर पा रही थी। इन प्रॉब्लम्स का अंजाम एक था, आर्थिक संकट। देश की इस आर्थिक संकट को ऑपोजिशन ने हथियार बनाया और इसका नेतृत्व कर रहे थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। उनके नेतृत्व में ऑपोजिशन ने पूरी रणनीति के साथ इंदिरा गांधी की सरकार को घेर रही थी और जनता का भी समर्थन मिल रही थी। और विरोधियों को चुप करवाने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार कुछ भी कर नहीं पा रही थी। तभी इंदिरा गांधी से बरेली से चुनाव हारे हुए नेता राज नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनावों में सरकारी मशीन कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया। फिर आया तारीख 12 जून 1975। भारत के मौसम के साथ साथ राजनीति में भी गर्मा गर्मी चल रही थी, क्योंकि उस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में ठीक 10 बजे इंदिरा गांधी का भाग्य का फैसला कर चुके थे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। उन्होंने रायबरेली की चुनाव पर राज नारायण के पिटीशन पर 2 मामलों में दोषी ठहराया और इंदिरा गांधी को अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। और जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिन का टाइम दिया। And inevitably forfeits the right to be a minister also. My judgment denied her the right to vote, but allowed her to continue as Prime Minister for this limited period according to the provision in the Constitution. कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी पर दबाव हर तरफ से बढ़ रहा था और छात्रों और पब्लिक का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन भी चरम सीमा पर था और चारों तरफ से आंदोलन हो रहा था। ऑपोजिशन बार बार इंदिरा गांधी का त्यागपत्र मांग रही थी। इस बीच इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पे अपील किया और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर जजमेंट देते हुए इंदिरा जी को संसद पद में रहने के साथ साथ संसदीय कार्यवाही से दूर रहने का आदेश दिया। और इस तरफ सरकार के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे जयप्रकाश नारायण और उनकी 25 जून 1975 की रामलीला मैदान की रैली मुख्य भूमिका अदा की। लाखों के तादाद में लोग शामिल हुए और जेपी ने रैली के शुरुआत में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है पढ़ा और इसका असर भी जबरदस्त हुआ। इंदिरा गांधी इस बात की अंदाजा नहीं कर पाई थी कि ऑपोजिशन की रैली इतनी सफल होगी और इतने तादाद में लोग आएंगे। अब इंदिरा गांधी चारों तरफ से घिर चुकी थी और उन्होंने इस्तीफा ना देते हुए ऑपोजिशन और सबकी आवाज़ बंद करने का सोचा और ये रास्ता चुना जो था इमरजेंसी, इंडिया की इतिहास का काला अध्याय।
इंदिरा गांधी के करीबी कहते हैं कि वो डिसीजन लेने में कभी भी देरी नहीं करती और इमरजेंसी का डिसीजन उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ी डिसीजन होने वाली थी और इंडिया के इतिहास का काले अध्याय होने वाली थी। उनको कानून की कोई जानकार चाहिए था जो कानूनी तरीके से इमरजेंसी लगाने में उनकी मदद करे और इंदिरा गांधी ने अपने कानून मंत्री HR गोखले पर भरोसा ना करते हुए तय किया कि इमरजेंसी के ज़रिए ही जिससे अपनी कुर्सी और अपने खिलाफ देश के माहौल को संभाला जा सकता है। ऐसे में 25 जून की सुबह उनके सेक्रेटरी RK धवन एक फ़ोन कॉल करते हैं दिल्ली में बैंक भवन में ठहरे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे को। सिद्धार्थ शंकर जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं क्या समाचार हैं? जी, मैडम आपसे अभी मिलना चाहती हैं। सिद्धार्थ शंकर रे PM भवन में पहुंचते ही समझ गए थे इंदिरा गांधी कुछ बड़ी करने वाली थी। उन्होंने पूरी खुफिया रिपोर्ट के साथ बैठी थी। उनके बीच 2 घंटा बातचीत चली। इंदिरा गांधी बोले पूरे देश में उनके खिलाफ आवाज़ तेज हो रही है और ऐसे चलती रही तो ऑपोजिशन को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी का इशारा समझ चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं वापस जाके संवैधानिक स्थिति समझता हूँ और इंदिरा गांधी ने बोले एज अर्ली एज पॉसिबल लौट के आप आइए। सिद्धार्थ शंकर रे संवैधानिक स्थिति समझने के बाद दोपहर 3:30 बजे वापस लौटे और इंदिरा गांधी जी को बताया कि वो धारा 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं और इंदिरा गांधी जी मंत्रिमंडल के साथ डिस्कस नहीं करना चाह रही थी। तो सिद्धार्थ शंकर रे ने बताया कि वो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि मिनिस्टर्स के साथ बात करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं था। अब इंदिरा गांधी रे को राष्ट्रपति भवन जाने के लिए बोल रहे थे। रे ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, PM नहीं है, तो वो अकेले नहीं जा सकते, उनको भी साथ जाना पड़ेगा। और दोनों शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे और सब कुछ तत्कालीन प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को समझाया। तब प्रेसिडेंट ने कहा आप इमरजेंसी के पेपर भेजिए। शाम ढल रहा था। रे और इंदिरा दोनों लौट आए। इंदिरा के सचिव PN धर को रे ने सब कुछ ब्रीफ किया। धर ने अपने टाइपिस्ट बुलाए और इमरजेंसी के पेपर को डिक्टेट करवाया और सारे पेपर बनाने के बाद RK धर सारे पेपर के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे और प्रेसिडेंट अपनी मोहर लगा दी। अब हालात और खराब करने के लिए इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का एंट्री हुआ। इंदिरा गांधी और संजय गांधी और RK धवन लोगों की एक लिस्ट बना रहे थे जिन्हें सुबह होते ही अरेस्ट किया जाने वाला था। संजय गांधी उस लिस्ट को बार बार इंदिरा गांधी को चेक करवा रहे थे और अखबार और मीडिया को बिजली काट कर रोका जाए ये तय हुआ। 25 रात को तकरीबन 12 बजे होंगे तो मुझे दफ्तर से इंडियन एक्सप्रेस से फ़ोन आया कि साहब क्या करें, यहाँ पुलिस वाले आए हुए हैं और वो जो अखबारों के जिसमें अखबारें जाती हैं वो वैन को चलने नहीं दे रहे। मैंने कहा चलने नहीं दे रहे, क्या मतलब? कहते हैं नहीं, वो अखबार नहीं बटेगी। मैंने कहा किसी को बुलाओ, तो वो तो कोई आया नहीं उस पर। वो तो बाद में जब आया प्रोक्लेमेशन तो उससे पता चला लेकिन उन्होंने कार्रवाई पहले ही कर दी थी। फिर ना सिर्फ इतना, उन्होंने क्या किया कि जो बिजली की तारें हमारी काटती ताकि बिजली ना आए और प्रेस ही ना चले। 26 जून की सुबह एक काला अध्याय की सूचना हुआ। कई सवालों के साथ और सवाल पूछना भी गुनाह हो गया था। शायद इसलिए सुबह 6 बजे की कैबिनेट मीटिंग में सब मंत्री चुप रहे
और इंदिरा गांधी ने मंत्रियों को इमरजेंसी का सूचना देते हुए अरेस्ट किए गए नेताओं की लिस्ट दे दी। इसके बाद इंदिरा गांधी रेडियो पर इमरजेंसी का ऐलान करने के लिए चले गए। अब इमरजेंसी लागू होते ही जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता के साथ साथ करीब लाखों लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। देश में संपूर्ण क्रांति का सपना लेकर के चल रहे जयप्रकाश जी नारायण के नेतृत्व में लाखों देशभक्तों को, लोकतंत्र प्रेमियों को जेलों में बंद कर दिया गया था। दिल्ली से ही सूचना मिली कि हमारे बहुत सारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयप्रकाश नारायण जी को गिरफ्तार किया गया है, मोरारजी भाई को गिरफ्तार किया गया है, चंद्रशेखर जी को गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी का अत्याचार कितना होगा उस वक्त की कल्पना भी नहीं थी। तो हमने पूरे विश्वविद्यालय में उसका एक प्रदर्शन निकाला और फिर एक स्थान पर जाकर हम लोगों ने भाषण दिए। इमरजेंसी लगी है ये तो अभी पूरी जानकारी भी मालूम नहीं थी। एक एफईजी जलाई और उसके बाद मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब बारी था मीडिया को चुप कराने का और संजय गांधी इसकी तैयारी कर चुके थे। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को कहा कि अखबार, रेडियो और टेलीविज़न की खबरों को उनसे पहले चेक करवाया जाए, उसके बाद ही ब्रॉडकास्ट किया जाए। तभी आई के गुजराल ने ऐसा करने से मना कर दिया। आई के गुजराल समझ गए थे कि संजय गांधी की मनमानी अब चलने वाली है। फिर आई के गुजराल को इंफॉर्मेशन एवं ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से हटा के दिया गया। मीटिंग हुई थी 1 अकबर रोड पे, तो बाहर के कमरे में संजय गांधी खड़े थे। मुझे उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था कि मैं ब्रॉडकास्टिंग की बुलेटिन देखना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ, वो तो आप, क्योंकि एक दफ़ा जब ब्रॉडकास्ट हो जाए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो तो कोई भी देख सकता है। तो उन्होंने कहा ये नहीं, मैं ब्रॉडकास्ट से पहले देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा कानून नहीं है, वो तो मैं भी नहीं देखता। और उनके जगह विद्याचरण शुक्ला को सौंप दिया गया। बीसी शुक्ला ने मीडिया पर मनमानी चलाना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और रेडियो पर सेंसर लगाकर कमज़ोर कर दिया। मीडिया का सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखना और छापना अपराध हो गया था। इस हिसाब से जगमोहन बी आर टमटा उसमें म्यूनसिपल कमिश्नर थे और भिंदर डीआईजी पुलिस थे। ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं सारी स्थिति को बिगाड़ने का। एक वातावरण ऐसा पैदा हो गया, दिल्ली से ही ऐसी आवाज़ उठी कि बहुत ज़्यादती हो रही है, खराब काम हो रहे हैं, तोड़ फाड़ हो रही है, फैमिली प्लानिंग के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ये क्या करते थे कि ये सवेरे 7 बजे आके संजय गांधी से ऑर्डर ले लेते थे जब कोई भी नहीं होता था। मैं भी ड्यूटी पे 8 बजे जाता था, मुझे भी नहीं पता चलता था। तो इन तीनों लोग ये जिम्मेदार हैं ऐसे हालात पैदा करने के लिए। इन्होंने संजय गांधी को बहुत ऊंचा उठा दिया। संजय गांधी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो चंद लफ्ज़ इस फंक्शन के शुरू होने से पहले आपसे इरशाद फरमाएं। संजय गांधी साहब। भाइयों और बहनों, मुझे यहाँ बहुत खुशी हुई है ये देख के कि हमारे जो फिल्म आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी हमारे कार्यक्रम को सफल करने में अपना हाथ बटाया है। आपातकाल में देश की हालत खराब से बदतर हो रहा था और उधर संजय गांधी म्यूजिकल कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करके बताना और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, पर सच्चाई बिल्कुल विपरीत थी। संजय गांधी और इंफॉर्मेशन एवं ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर बीसी शुक्ला बॉलीवुड पर अपना मनमानी चला रहे थे। बाकायदा धमकी देकर इन्होंने गीतकार, संगीतकार, गायक, अभिनेता, फिल्म निर्देशकों को इंदिरा गांधी के सरकार की प्रशंसा की, गीत और फिल्म बनाने के लिए बोल रहे थे। और जो फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ बन रही थी उसे बैन कर दिया गया।
या और उनके प्रिंट तक जला दिया गया। जैसे नसबंदी और किस्सा कुर्सी का ऐसे कई सारे फिल्मों के साथ हुआ। अब इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने नसबंदी का कार्यक्रम लागू करवा दिया, जिसमें सरकारी प्रशासन ने पूरे इंडिया में बहुत लोगों को जबरदस्ती नसबंदी करवाई। नौकरियों पे नहीं जाने देते थे, लोग कहते थे नौकरी से दरखास्त हो जाएगी, नहीं करोगे। मेरे दामाद का ऑपरेशन हुआ है, जवानों की सबकी नसबंदियां करा दी थी उन्होंने, अगर शादीशुदाओं की सबकी करा दी थी उन्होंने। वो तो ऐसा था कि धोखेबाजी से लगा कि जी या तो तुम्हें नौकरी मिलेगी तो नसबंदी कराओ, और ऐसा है कि सड़क पे चल रहे हैं तो रास्ते में ले लिया, पुलिस ने घेरा डाला और अपने ले गए उन्हें पकड़ के। और इन सब के चलते पब्लिक कांग्रेस और इंदिरा के खिलाफ हो गई। फिर 21 महीने के तानाशाह के बाद 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटा दिया और इसी साल हुए इलेक्शन में जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह हराते हुए अपनी गुजरते हुए बुरी वक्त का बदला लिया। अब इंदिरा गांधी को सबक मिल गया था, क्योंकि वो भी चुनाव हार गई थी और वो समझ गई थी कि देश की जनता को नाराज करने का नतीजा क्या होता है। पर वो 21 महीने में देश की जनता ने जो झेला था वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है और भारत के इतिहास की वो काला अध्याय बन के रह गया। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।